Hello students, here is me Achal Rajvanshi. Welcome to our YouTube channel Commerce Solution. Students, as you know that we are doing हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया 12th क्लास के बिजनेस में। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम कर रहे हैं और आज हम करेंगे अपने फ्यूल्स के प्रिंसिपल जो फ्यूल्स ने डेवलप करे थे, नॉट ऑन अ फैक्ट्री वर्क, ऑन अ कंपनी बेसिस। एक कंपनी को कैसे चलाना है उसने 14 प्रिंसिपल बनाए थे और अब आज हम 14 में से 3 प्रिंसिपल देखेंगे उसमें से कि वो 3 प्रिंसिपल थे क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवीजन ऑफ द वर्क में असली मतलब ये है, मैं उसका ओवरव्यू बताऊंगा फिर मैं आपको इसमें बताऊंगा। ओवरव्यू मतलब कोई भी वर्क है उसे क्या करें, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। कंपनी में कोई भी काम है हम क्या करें, हर एक काम के लिए हर एक काम को एक बंदे को बांट दें। जैसे एक बैंक है, एक छोटा सा बैंक है, आप उसमें देखते हैं लोन देने वाला अलग होता है, कैशियर अलग होता है, एफडी वाला अलग होता है। और ये क्या होते हैं, इनको अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क बांटा जाता है। जब इन्हें वर्क देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं और स्पेशलाइज, जो एक्सपर्ट हो जाते हैं उस फील्ड में। वो एक ही काम को अगर आप 20 बार 100 बार करेंगे तो उस चीज़ में एक्सपर्ट तो होंगे ही आप। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक कंपनी है और एक कंपनी में हम जब वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो स्मॉल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस हम उन्हें वर्क देते हैं। और ऐसे करके हमारी कंपनी भी ग्रोथ होने लगती है। हमारी कंपनी में भी जो काम कर रहे होते हैं लोग वो उसी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं। कभी आपने देखा होगा, कभी आप फास्ट फूड वाले के पास गए होंगे, कोई फास्ट फूड वाला होगा, आपने उसे टिक्की बनाते हुए देखना कभी, कितनी तेज़ी से टिक्की बनाता है। जो टिक्की बनाने वाला होगा, सिर्फ वो टिक्की बनाने वाला, उसे देखिएगा उसका हाथ कैसे चलता है, कितनी तेज़ी से वो टिक्की बनाता है। उस सिचुएशन पे हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ यहाँ पर अपनी कंपनी की ग्रोथ करनी है। कैसे करेंगे, हर एक वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। आप इसके कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं। क्या है, डिवाइडिंग द वर्क इन अ स्मॉलर यूनिट्स। हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग द वर्क इन अ स्मॉलर यूनिट्स। क्रिएट कर देंगे डिपार्टमेंट। जैसे मैंने बताया बैंक में डिपार्टमेंट डिवाइडेड है, एफडी वालों का अलग है, लोन वालों का अलग है, कैशियर का अलग है, सब चीज़ों का अलग डिपार्टमेंट है वहाँ पे। फाइन, हर चीज़ का अलग डिपार्टमेंट है। क्रिएटिंग डिपार्टमेंट, एलोकेशन ऑफ वर्क एज पर आ कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। हम क्या करेंगे, वर्क का एलोकेशन करेंगे। कैसे, एज पर दी कैपेबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़। कैसे करेंगे, कैपेबिलिटी क्या है, एम्प्लॉयज़ कितना पढ़ा हुआ है, कितना कैपेबल है कि मेरे काम को थाम पाएगा, कि मेरे वर्क को कर पाएगा नहीं कर पाएगा। हम वो देखेंगे कि ही हैव अ कैपेबिलिटी, ही और शी हैव अ कैपेबिलिटी और नॉट ऑफ डूइंग दिस वर्क। सही कैपेबिलिटी देखेंगे, जब भी तो एलोकेट करेंगे हम वर्क। बेस्ड ऑन फंक्शनल फॉर्मरशिप, हम क्या करेंगे, हर एक बंदे को उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क देंगे। जब स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क देंगे वो उस चीज़ में प्रॉपर स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और एक्सपर्ट भी हो जाएगा। बेस्ड ऑन फंक्शनल फॉर्मैन टेक्निक, बेस्ड ऑन डेलीगेशन। ये डेलीगेशन बेस है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में मैं डिफरेंस बताऊंगा सिर्फ 1 ही मिनट में। इसका एक बहुत ही बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट पर उसे क्लियर नहीं करना चाहता मैं उसे, बस यहाँ पे ये देख लीजिए। जो आपका डेलीगेशन है, डेलीगेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे डेलीगेशन का मतलब अपने वर्क को क्या करना, देना किसी को ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। मैं अपना वर्क किसी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। डेलीगेशन मीन्स डेलीगेशन मैंने बताया। और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स अपने वर्क को परमानेंट बेसिस पे देना। अपने वर्क को क्या देना, परमानेंट बेसिस पे, किसी भी काम को परमानेंट बेसिस पे दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। हमने क्या करा, यहाँ पे 5 पॉइंट देखे और 5 पॉइंट में हमने देखा कि कैसे काम करना है हमें। दूसरा, डिवीजन ऑफ द वर्क क्लियर कर दिया। अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है,
मेरे यहाँ एक एम्प्लॉय है, उसे मैंने टारगेट दिया कि आपको ये 200 मार्कर बनाने हैं, आपको 200 मार्कर बनाने हैं, बट उसे मैंने अथॉरिटी नहीं दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी मैंने उसे कि आपको ये 200 मार्कर बनाने हैं, अथॉरिटी नहीं दी मैंने उसे। डिफरेंस हो गया ना। अथॉरिटी क्या नहीं दी? अथॉरिटी नहीं दी रॉ मटेरियल परचेज करने की। मैंने उसे परमिशन ही नहीं दिया, मैंने अथॉरिटी नहीं दी उसे कि आप रॉ मटेरियल परचेज कर पाए। बिना रॉ मटेरियल के मार्कर बन जाएगा? नहीं। तो हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए, कच्चा माल मिलेगा जभी तो हम फिनिश्ड गुड बना पाएंगे। उसे मिला ही नहीं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी नहीं करता है। तो हमें क्या, अगर अथॉरिटी देते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही अथॉरिटी दीजिए। अगर आप अथॉरिटी दे रहे हैं सिर्फ और रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं दे रहे तो ये काम गलत हो जाएगा। तो दोनों का बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है आपको इस सिचुएशन में। मैच, पैरिटी, इक्वलिटी एंड बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम क्या करेंगे यहाँ पे? मैच करेंगे, पैरिटी, इक्वलिटी, बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें क्या करना है? बैलेंस बनाना है। किसमें? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। हमें क्या करना है? वी हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इक्वलिटी दें, जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं उतनी अथॉरिटी दें। प्रॉपर पैरिटी रहे, प्रॉपर मैचिंग रहे। एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी एज पर असाइंड टू एन इंडिविजुअल। मैंने क्या कहा था आपको? क्या करें? एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी एज पर द असाइंड वर्क असाइंड टू एन इंडिविजुअल। जितना हम किसी भी एक इंडिविजुअल को वर्क, मैंने क्या कहा उसे कि आपको 200 मार्कर बनाने हैं, उसे मैं अथॉरिटी भी इतनी दूँ कि आप 200 मार्कर का ही रॉ मटेरियल परचेज कर पाएँ। अथॉरिटी भी मैं कितने की दूँ? 200 मार्कर के रॉ मटेरियल की अथॉरिटी दूँ, ज़्यादा की नहीं। ज़्यादा की दूँगा तो अथॉरिटी ज़्यादा मिलने पे मेरा भी नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान हो जाएगा? वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ भी कर सकता है यहाँ पे। पर मैंने जितना वर्क उसे असाइन करा है उसके अकॉर्डिंग ही मैं उसे क्या दूँ? अथॉरिटी। एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी, गिविंग अथॉरिटी मैचिंग टू द टारगेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे मैं क्या करूँ उसे? मैंने यहाँ पे तो उसे अथॉरिटी दी थी, यहाँ पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतनी अथॉरिटी दूँ कि वो अपना टारगेट अचीव कर ले। इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाने की सोच रहा था, पर ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं इसके लिए वीडियो आपके लिए अलग बनाऊंगा। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझ लीजिए। और थर्ड कॉन्सेप्ट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? हमें क्या होता है यहाँ पे? रूल्स और रेगुलेशन का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। टॉप लेवल जो लोग होते हैं, CEO होते हैं कंपनी के, वो एक रूल्स बना लेते हैं कंपनी में, रूल्स पॉलिसीज़, और उन्हें कंपनी के एम्प्लॉयज़ को उन्हें फॉलो करना होता है। यहाँ पे हमें क्या करते हैं? रूल्स बना लेते हैं, रूल्स और रेगुलेशन बना ली जाती है। सही है, रूल्स और रेगुलेशन बना ली जाती है और वी हैव टू फॉलो देम। फ्रेम क्या हो जाता है? रूल्स और रेगुलेशन एंड वी हैव टू फॉलो देम। फॉलोइंग ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है? डॉक्टर्स जब भी डॉक्टर बनते हैं तो उन्हें उनसे शपथ दिलवाई जाती है। शपथ में क्या होता है? उन्हें बताया जाता है कि ये उनसे शपथ दिलवाई जाती है कि जो भी आपके पास पेशेंट आएगा, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, दोनों को हमें इक्वली ट्रीट करना है, हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना। तो एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है किसका? डॉक्टर्स का। तो डिसिप्लिन में भी क्या होता है? वी हैव टू फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट। एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करिए आप। सही है। मीटिंग कमिटमेंट बाय सबऑर्डिनेट एज वेल एज सुपीरियर। देखिए, मैं एक सुपीरियर हूँ, मैंने क्या कहा कि आपको 9 बजे तक टाइम पे आना है। सबऑर्डिनेट ने भी कहा 9 बजे तक आऊँगा सर मैं, वो 9 बजे तक नहीं आया, वो 10 बजे आया, उसकी कमिटमेंट भी टूट गई। सही है। वहीं सुपीरियर ने क्या कहा? 9 बजे तक आना है,
पर उसने पहले से पहले सारे एम्प्लॉयज़ को फ़ोन करके 8 बजे बुला लिया। तो यहाँ पे जो कमिटमेंट है दोनों की कमिटमेंट क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड होनी चाहिए। आपस में दोनों की कमिटमेंट क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड होनी चाहिए। दोनों की ही कमिटमेंट मीट होनी चाहिए आपस में। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच। सुपीरियर ये कहता है यार कि आपको ऐसे काम करना है, सबऑर्डिनेट कहता है आपको ऐसे काम कर। दोनों का एग्रीमेंट क्या होता है? प्रॉपर फेयर होता है कि मुझे यार सबऑर्डिनेट आया, मेरा कोई मैंने एम्प्लॉयज़ रखा, वो मेरा सबऑर्डिनेट होगा। मैंने उससे कहा कि आपको 12,000 रुपये मिलेंगे, तो उसे क्लियर है कि आपको 12,000 रुपये मिलेंगे, ये आपकी सैलरी है। सही है, प्रॉपर एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में, तो वो क्लियर और फेयर होना चाहिए। क्या है कि दोनों की तरफ से क्लियर भी होना चाहिए और एक दूसरे के साथ वो निभाएं, फेयर रहें। जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़, यानी कि यहाँ पे ये बात आती है, जो भी पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं। पेनल्टीज़ का मतलब क्या है? यहाँ पे मैं लेट आ गया तो मुझको पेनल्टी लगेगी। एप्लीकेबल, प्रॉपर एप्लीकेबल हूँ पेनल्टीज़ लगाई जाएं। मैं लेट आया हूँ 10 मिनट तो मुझे फ़ाइन लगाया जाए। ठीक है, मैंने अपना टारगेट अचीव नहीं करा, मैंने कंपनी का नुकसान कर दिया, मैंने कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करा, तो यहाँ पे क्या हो गया? मैंने प्रॉपर आपकी कंपनी की यूनिफॉर्म नहीं पहनी। कंपनी की भी यूनिफॉर्म्स होती है, वी हैव टू वेयर दैट। जब मुझे पेनल्टी लग गई, दीज आर द पेनल्टीज विच कम्स अंडर डिसिप्लिन, डिवीजन ऑफ द वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन। आई होप ये तीनों ही पॉइंट आपको क्लियर होंगे। थैंक